हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एडवांस सोशल साइकोलॉजी का ब्लॉक 1 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें हमने डिफरेंट तरह के मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो कोई ना कोई इसमें से कोई एग्जाम में पक्का आता है, चाहे वो 10 मार्क्स में आए चाहे वो 5 मार्क्स में आए। और इसके अलावा इनमें कई बार जो है आपस में डिफरेंस भी आ जाता है कि इन दो को आप कंपेयर करके बताएं कि किस में क्या डिफरेंस है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को इस यूनिट 3 को हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। आज इस वीडियो में हम सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच, नीड्स एंड एम्स एंड मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेथड्स में हम ऑब्जर्वेशन मेथड एंड कोरिलेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड थ्रेड्स के बारे में क्या होती हैं, एथनोग्राफी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच, नीड्स एंड एम्स। ये क्या होता है? सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच के में क्या होता है, जो हम कोई भी जो है सोशल साइकोलॉजी में हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, तो उसके पीछे हम उसको कहते हैं कि वो साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक जो होती है उसके नीड्स क्या होते हैं, उसके एम्स क्या होते हैं, उसके वो किस उसमें क्या चीज़ें, क्यों हम उसको साइंटिफिक कहते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने जैसे लिखा है कि एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन सोशल साइकोलॉजी एम्प्रेसिस फॉलोइंग 3 ऑपरेशन। जो सोशल साइकोलॉजी है, अगर उनको एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन को डील करते हैं तो उसमें हम 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे नंबर 1 पे हम कोई भी, जैसे हम एम्स लेते हैं अपना, कोई हमारा जो स्टडी का पर्पस क्या है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, केयरफुल कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन और डाटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो डाटा इकट्ठा करना है वो कैसे करना है, उसको बड़ी केयरफुली उसको हम इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जो हमने डाटा, जो इन्फॉर्मेशन ली है, उसको ऑर्डर करते हैं और उसी के बेस पे फिर हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को भी जो है जनरेट करते हैं। हमें एक आइडिया हो जाता है कि अगर हम ऐसे इस काम को करेंगे, जो हमारा स्टडी पर्पस होता है उसके अकॉर्डिंग, अगर हम जो टूल्स बनाएंगे, क्वेश्चनर्स बनाएंगे, उनके बेस पे जो हम इंफॉर्मेशन लेंगे और हमें एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हमारा स्टडी का जो है टेंटेटिव जो है हाइपोथेसिस होगा। या हम एक स्टेटमेंट मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अपना जो है ईटिंग डिसऑर्डर जो हैं उनका इम्पैक्ट जो है बच्चों की ओबेसिटी के ऊपर देखना है। तो इसमें क्या है, हमारे को एक आइडिया हम मान लेते हैं कि हम जो स्टडी कर रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स का बच्चों की ओबेसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हाँ, जो बच्चे जो हैं ज़्यादा जो है पिज़्ज़ा है, बर्गर है, या जिनका जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, उसके कारण उनका जो है ओबेसिटी होगा, वो बढ़ेगा। तो एक टेंटेटिव हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर पहले हमने क्या किया, रिसर्च का टॉपिक ले लिया, उसके बेस के ऊपर हमने एक जो है कलेक्शन ऑफ डाटा ले लिया, उनको ऑर्डर किया, फिर उनके बेस पे हाइपोथेसिस को देखा कि वो जो है सही फिट होता है नहीं। उसके बाद क्या होता है, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ दिस हाइपोथेसिस। उसके जब हमने हाइपोथेसिस बनाया, उसके हम टेस्ट करते हैं, उसकी एडिक्वेट हम देखते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया वो सही भी है कि नहीं, कुछ में मॉडिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है। एंड थियरीज इन टर्म्स ऑफ वेदर दे कैन सक्सेसफुली प्रेडिक्ट फ्यूचर ऑब्जर्वेशन। जो हमारा अगर वो ठीक हो जाता है हाइपोथेसिस, तो हम उसके बेस के ऊपर जो है उस डाटा को, उस अपने जो रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। ये हमारा क्या होता है, इसके बारे में बताया कि जो साइंटिफिक जो हम बात करते हैं उसमें हमारे को इन सब 3 चीज़ों का जो है मेन इन ऑपरेशंस के अंदर जब हम काम करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो अप्रोच होती है वो क्या होती है, साइंटिफिक हो जाती है। अब उन्होंने क्या कहा है कि ईच ऑफ दिस स्टेप्स इज इंडिस्पेंसेबल इफ सोशल साइकोलॉजिस्ट टू अचीव मैच्योर स्टेटस इज एज एन एम्पेरिकल साइंस। क्योंकि हम एम्पेरिकल तो हम काम करेंगे जिसको हम आगे प्रूव कर सके। एज ए मेथड एम्पेरिसिज्म एडवोकेट्स द कलेक्शन एंड इवेल्यूशन ऑफ डेटा। कैसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, कैसे उसको इवेल्यूएट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन इज द मेन सोर्स में सोर्स आएगा ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च। इट इज़ प्राइमरीली गाइडेड बाय द इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे हम जो सैंपल होता है हमारा वो इंडक्शन होता है, स्पेसिफिक से हम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, जब हमने ऑब्जर्व किया है, जो हमने डाटा इकट्ठा किया है, इंडक्शन क्या होता है, स्पेसिफिक से हम कैसे जो है जनरलाइज करते हैं उस चीज़ को, रादर दैन डिडक्शन फ्रॉम थियोरेटिकल कंस्ट्रेंट। हम इंडक्शन में हम क्या करते हैं, एक जो सिंपल जो स्पेसिफिकली हम बात करते हैं वहाँ से हम अपने डाटा को यूज़ करते हैं फॉर जनरलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने जो रिजल्ट्स को हम जनरलाइज करते हैं, ये हमारा क्या होता है, इंडक्शन। तो इन्होंने ये कहा है कि द एक्सपेरिमेंटल मेथड बेसिकली क्या होता है, इंडक्टिव होता है नेचर, एज द कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन इज ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप का मतलब कि हमारे सैंपल के बेस के ऊपर हम स्मॉल ग्रुप को हम लेते हैं, उसके बेस
पे जो हमारा डाटा होता है उसको हम जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं जनरलाइज करते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। लेकिन पॉपुलेशन जो होती है वो सेम होती है। मान लीजिए आपने 5th क्लास के बच्चों के ऊपर कोई स्टडी करनी है, आपने उस सेक्शन के अंदर उस स्कूल के अंदर 150 स्टूडेंट्स है, आपको स्टडी करनी है सिर्फ 40 स्टूडेंट्स के ऊपर, तो जो आपका जो रिजल्ट आया वो क्या होगा, स्मॉल सैंपल होगा। लेकिन क्योंकि बच्चे सेम क्लास के हैं, सेम लेवल के हैं, सेम एज के हैं, तो अब क्या करते हैं उसी डाटा को हम उन्हीं रिजल्ट्स को हम जनरलाइज कर सकते हैं जो कि सेम पॉपुलेशन होगी। तो इन्होंने ये वही कहा कि वो इंडक्टिव होता है इन नेचर एज द कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन आर ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। जो हमने कंक्लूजन निकाला है उसको हम क्या करते हैं, जो स्मॉल ग्रुप से मिला है उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, द टर्म डाटा इज अ लैटिन वर्ड होता है विच मीन्स गिवन। तो डाटा का द सिंगुलर फॉर्म डाटा रेफर्स टू सिंगल आइसोलेटेड फैक्ट सिंस वन आइसोलेटेड फैक्ट इज ऑफ लिमिटेड वैल्यू इन डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड। साइंटिस्ट यूजुअली डील विद सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब एज डाटा। उन्होंने सिंपल क्या है कि एक चीज़ के लिए नहीं, बहुत सब चीज़ों के लिए हम उसको कई तरीके डाटा बड़ा वो कहते हैं, एक सिंगल चीज़ का डाटा नहीं होता, उसको काफ़ी डिटेल में जैसे हमने कहा कि एक सैंपल के ऊपर हम कर सकते हैं। तो सारा उन्होंने उसी के बारे में कहा है। अब मेनली जो है इसमें यही है कि हाउ डू वी गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब उन्होंने कहा कि जो हम अगर ये तो हो गया हमारी स्टडीज़ के बारे में, अब हमने किसी का ह्यूमन बिहेवियर को हमने स्टडी करना है, तो वो कहते हैं हम उसको हम कैसे कर पाएंगे। इन्होंने उसके बारे में कहा है अगर ह्यूमन बिहेवियर की हम स्टडी की बात करते हैं तो उसको हम कैसे, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग को हम कैसे गेन करते हैं। देयर कुड बी मैनी वेज, वन माइट आस्क वाई पीपल एक्ट एज दे डू। कोई ये क्वेश्चनिंग करता है कि भाई जो हम ऐसा एक्ट करते हैं वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वाई, इसके पीछे कारण क्या है। एंड ट्राई टू अनकवर देयर इनर मोस्ट थॉट्स एंड फैंटेसीज, read the works of great novelists and playwrights and by eminent philosophers and take part in situation। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उस चीज़ के पीछे हम देखना चाहते हैं किसी का बिहेवियर ऐसा क्यों है, तब उस चीज़ को हम पार्टिसिपेंट करते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने जो है कैसे इस चीज़ को अनकवर हम करते हैं कि हम जो सोच रहे होते हैं उस चीज़ के बारे में, जो हमारे थॉट होते हैं, और कैसे करते हैं टेक पार्ट। अब उस चीज़ के बारे में हम उस सिचुएशन को देखते हैं। ऑल दिस मेथड्स कैन yield valuable insight into people and social psychology has all the time drawn ideas from all of them। हम जो स्टडी करते हैं हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनके बेस के ऊपर हम क्या आइडियाज़ को ड्रॉ करते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी में हमेशा वो कहते हैं कि इस टाइप के काम होते रहते हैं। एंड हाउ डू वी कम टू जज द एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब हम कैसे मालूम करें कि जो हमने बिहेवियर को निकाला है, जो हमने स्टेटमेंट निकाली सही भी है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वायलेंस इन मूवीज़ एंड टेलीविजन। हम जो है मूवीज़ का जो है जो हम ये देखना चाहते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है। जो वायलेंस मूवी को देखते हैं उसका जो है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ वायलेंस इन मूवीज़ एंड टेलीविजन। जो हम लोग टीवी के ऊपर या थिएटर में जो इस टाइप की मूवी देखते हैं उसका हम इम्पैक्ट देखना चाहते हैं। एजुकेटर, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़, ब्रॉडकास्टर्स एंड बिहेवियल साइंटिस्ट हैव लॉन्ग बीन कंसर्न अबाउट देयर। अब क्या है इस चीज़ का इफेक्ट देखने के लिए वो काफ़ी लंबे से टाइम तक उन्होंने कहा इसके ऊपर काम की है। एंड देयर आर टू प्रिवेलेंट व्यूज़। कौन से हैं, वन ग्रुप बिलीव्स दैट इट हार्मफुल एंड स्टेट द वायलेंस इन मास मीडिया इंक्रीजेज द चांसेस दैट द व्यूअर्स विल रिएक्ट एग्रेसिवली। अब एक में दो व्यूज़ हैं, एक तो कहता है कि हाँ जो उसको वायलेंस को देखता है स्क्रीन पे तो वो क्या करता है उससे उनके जो है वो भी उसी टाइप का एग्रेसिवली बिहेव करेंगे। दूसरा व्यू क्या कहता है, दैट वायलेंट सीन्स माइट बी सोशली बेनिफिशियल बाय ड्रेनिंग द व्यूअर्स पेंट अप एग्रेसिव अर्जेस। ये व्यू क्या कहता है, जो लोग इस टाइप की एग्रेसिव चीज़ें देखते हैं, जो है इस टाइप के शोज़ देखते हैं वायलेंस वाले, तो इससे क्या होता है उनकी जो पेंट अप जो दबी भी जो इमोशंस होती हैं वो क्या होते हैं बाहर निकल आते हैं। विच ऑफ दिस शुड बी टेक। अभी कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये क्या है सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें हमें कैसे मालूम होगा। द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट इज वेरीफाइड बाय रिलाइंग ऑन द अथॉरिटीज बट द प्रॉब्लम ऑन दिस रिगार्ड इज वाई इज हु इज मोस्ट। अब ये तो हमें दो चीज़ें मिल गई, एक तो कह रहा है कि भाई हाँ भाई हमारा जो है ये गलत है, हम जैसा देखेंगे वैसे ही हम अपने एक्शन में दिखाएंगे। एग्रेसिव देख रहे तो एग्रेसिवली बिहेव करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि नहीं इससे तो हमारी जो है जो पेंटअप इमोशंस होती है वो बाहर निकलते हैं, ये अच्छा है। तो अब क्या है इसके बारे में कौन बताएगा, तो कहता है हु इज़ द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन। ये हमेशा डिबेट चलता ही रहता है। एक्सपर्ट्स का इवन डिसएग्री एंड वी में फाइंड पीपल और ऑल साइड इवन अथॉरिटीज कैन बी रॉन्ग एट। कई बार कहता है इसके ऊपर वो यही कह रहे हैं कि हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोगों का देखने का तरीका होता है, इसमें एक्सपर्टाइज कौन है इसके बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं। तो वही इन्होंने कहा कि कॉमन सेंस इज
ऑफन, अब उन्होंने कहा कि कॉमन सेंस की बात आती है, हम इस चीज़ में अगर हम अपनी कॉमन सेंस भी लगाते हैं उस केस में हम क्या करते हैं, कॉमन सेंस इज ऑफन रिलाइड अपॉन द इवेल्युएट वेरियस आइडियाज एंड एक्शंस, कॉमन सेंस इज यूजुअली बेस्ड ऑन द वाइडली शेयर्ड एक्सपीरियंस। वो कहते हैं जो हमारी जो कॉमन सेंस होती है वो क्या होती है कि हमारे खुद के जो है एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है, लेकिन उसमें भी तो वो कहते हैं कि कई बार वो भी तो गलत हो सकती है, जो हमारे एक्सपीरियंस के बेस्ड पे होती है, कई बार हमारा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है वो गलत भी तो हो सकता है, बट बिलीव बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस कैन बी रॉन्ग। जैसे उन्होंने कहा कि बर्कोविट्स ने कहा है डिस्कस एन एग्जाम्पल फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ साइंस, बट इफ़ यू हैड 2 लार्ज बॉल, आपके पास जो है 2 बड़ी बॉल है, ठीक है, एक हैवी बॉलिंग बॉल है, एक जो है लाइट वाली है। अब उन्होंने क्या कहा, कॉमन सेंस क्या कहते थे, हैवियर बॉल विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, हैवियर पहले पहुंचेगी क्योंकि लाइट नहीं पहुंच पाएगी, बट द उन्होंने कहा है कि स्टेविन एंड गैलीलियो का जो खुद का 16th सेंचुरी का जो उन्होंने क्या बताया है कि बॉडीज डू नॉट फॉल विद वेलोसिटीज प्रोपोर्शनल टू देयर वेट्स, तो उस केस में तो आपकी हैवी बॉल वहाँ पे जाएगी नहीं। तो उन्होंने ये बताया कि कई बार जो हमारा हम जो अपना एक्सपीरियंस कहते हैं, जो हम एक्सपीरियंस के कहते हैं नहीं हैवी बॉल जाएगी, लेकिन कई बार जो हमारा बिलीफ होता है, एक्सपीरियंस होते हैं, वो गलत भी हो जाते हैं, जब जैसे इन्होंने इनका नाम लिया कि इनकी स्टडी को अगर देखें तो ये गलत है। तो इसके इस टाइप से उन्होंने कहा कि सम अदर प्रॉब्लम विद कॉमन सेंस आर इवेंट्स मे नॉट हैपन इन अकॉर्डेंस टू एक्सपीरियंस एंड एरनियस टेंडेंसी टू बिलीव दैट वी नो समथिंग ऑल अलोंग। अब उन्होंने कहा कि इस कारण से क्या होता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है हमारी कॉमन सेंस के साथ, जो हम कहते हैं कि कभी हमारे जो एक्सपीरियंस जो होते हैं उनके बेस पे हमारी जो इवेंट्स होती हैं वो नहीं होती, और उनके बेस पे क्या होती है, कई बार हमें गलती हमें हो जाती है। द अदर प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग इवेंट्स एंड थिंग्स इज डिस्टॉर्टेड परसेप्शन। कई बार हमारा जो होता है खुद का जो परसेप्शन होता है वो भी डिस्टॉर्टेड होता है, वो भी सही नहीं होता। आवर परसेप्शन ऑफ इवेंट्स इन द एनवायरनमेंट कैन बी इन एरर, हमारा खुद का जो परसेप्शन होता है इवेंट्स के लिए वो भी तो क्या है, एरर वाला हो सकता है। पीपल ऑफन लुक एट कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगस सिचुएशन विद प्री कंसेप्शन, हम वो कहते हैं कि कई बार क्या होता है, हम जो वेग जो चीज़ एम्बिगस होती है, एकदम क्लियर नहीं होती, वेग होती है, उनके बेस पर उन्होंने कहा है कि वो ओपन लुक है, उस चीज़ को देखते हैं अपनी, हम ये मानते हैं वेग है तो हमारी वो एक पीछे से हमारी प्री कंसेप्शन पहले से हमें पता है, हम उसी को उस ढंग से देखते हैं। एक्सपीरियंसेस एंड सर्टेन एक्सपेक्टेशन ऑल्सो अफेक्ट आवर परसेप्शन, जैसे उन्होंने कहा है कि रोसेंथल ने 1966 में पब्लिश्ड ए रिव्यू ऑफ सम ऑफ द नोटेबल मिस्टेक दैट हैव बीन मेड इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस बिकम ऑफ द इरेनियस, जिसमें उन्होंने एक दिखाया कि जो हमारी परसेप्शन होती है वो कैसे इरेनियस हो सकती है, गलती वाली हो जाती है। एंड वन एग्जांपल वाज फ्रॉम द न्यूटन की रिसर्च है। सर आइजैक न्यूटन फेल टू सी सर्टेन लाइट इन द सोलर स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस व्हेन ए ग्लास ऑफ प्रिज्म वाज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द बीम ऑफ लाइट एविडेंटली बिकॉज हिज थ्योरी डिड नॉट एंटिसिपेटेड। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये कहा कई बार जो हमारी जो परसेप्शन होती है, जैसे हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं वो भी हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि हम वेग चीज़ को उसी ढंग से परसीव करते हैं रादर देन जो क्लियर। तो वही कहा है कि जैसा हम परसीव करते हैं वो जरूरी नहीं है कि हम उसी के हिसाब से हमारा वो एक एक्सपीरियंस होता है, वही हमारी कॉमन सेंस होती है। कई बार उस चीज़ को भी हम डिस्टॉर्टेड हमारी परसेप्शन होने से भी क्या होती है, हमारी जो प्रॉब्लम केस में होती है अंडरस्टैंडिंग में। एंड दिस अनदर प्रॉब्लम क्या होती है, सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च इन रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, किसी चीज़ को हम दोबारा रिपीट करते हैं, कि उसमें क्या क्या कहते हैं कि validity of an abstract statement is increased if the observation on which it is based are also reported by other qualified person। अगर कोई रिसर्च पहले से हो रखी है, उसको कोई और भी करता है, क्वालिफाइड पर्सन को और भी करते हैं, तो ज़्यादा वैलिड हो जाती है, क्योंकि वो रिजल्ट जो है उसके वैसे ही मिलेंगे उसको, क्योंकि वो सेम अगर वो करता है, चाहे लोग अलग अलग हैं लेकिन सेम रिजल्ट, सेम रिसर्च का कोई और जो पहले हो चुकी है, जितनी बार हम उसको लॉन्गिट्यूडनल रूप में करेंगे उतना ही जो हमारे रिजल्ट्स होंगे ज़्यादा वैलिड होंगे, वो रिसर्च उतनी ही वैलिड कही जाती है। तभी तो आप देखेंगे कि हम जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं उसके अंदर हम कितनी सारी लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो है रिव्यू स्टडीज़ को करते हैं, ताकि जो हमारी उसको सपोर्ट करे और जो है हमारा जो लिटरेचर है, हमारा जो रिसर्च है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो उन्होंने कहा कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया ऑफ साइंस, अदर इन्वेस्टिगेटर्स मस्ट बी एबल टू डुप्लीकेट द ऑब्जर्वेशन दैट आर टेकन एज ए सपोर्ट ऑफ दैट आइडिया। तो दूसरे लोग जो है वो भी चीज़ को यूज़ करते। तो मेनली हमने क्या कहा है कि इसके अंदर एक तो हमने क्या कहा है कि हमेशा एक्सपीरियंस जो होता है हमारी उसके अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं होता। समटाइम्स क्या होता है, हमारी परसेप्शन होती है वो भी हमारी क्या होती है, एरियरनेस से होती है, हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन भी हमारी परसेप्शन को अफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा जो रेप्लिकेशन की जहाँ तक बात होती है उसके लिए हमारे को अगर हमारे को क्वालिफाइड पर्सन मिल जाते हैं तो वो जो है उस को फिर से करते हैं, तो हमारे को जो रिजल्ट होते हैं ज़्यादा साइंटिफिक, ज़्यादा वैलिड हमारी मान जाती है। वो इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं था, बट हमने इसलिए किया कि आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है, इसके नीड्स एंड एम्स क्या होती है, जिसमें हमारा एम क्या होता है
है जो हमारी एरेनियस जो है उसको हम कम करें, अपने एरर को कम करके, एरेनियस जो परसेप्शन है उसको कम करके डिस्टॉर्टेड परसेप्शन को ठीक करें। और इसके अलावा जो हमारे जो एक्सपीरियंस हुए हैं कई बार वो हमेशा सही फिट नहीं होते हमारे उसमें, या हम कैसे किसी चीज़ को परसीव करते हैं। अब क्या है मेथड, कौन कौन से हम इसमें मेनली क्या होता है, एवरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बिगिन विद ए क्वेश्चन। हर इन्वेस्टिगेशन में हम पहले कोई क्वेश्चन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तभी तो हम उस चीज़ को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो मेनली इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेथड्स कौन कौन से इसके अंदर, अब इन्होंने कहा कि 2 तरह के मेथड की इन्होंने बात की। तो स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं, एक लॉजिकल एंड थ्योरेटिकल में इसी में आ जाएगा, एक इसके अलावा ये बाकी मेथड है। ठीक है, सबसे पहले अगर जो स्टैटिस्टिकल मेथड कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, जिसके अंदर हम जैसे जो टेक्निक SPSS की टेक्निक हो गई, EPI इन्फो की बात हो गई, डिफरेंट तरह की एक्सेल में हम काम करते हैं, वो सारे हमारे क्या होंगे मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, जिसमें हम लॉजिकली एंड थ्योरेटिकल दोनों के दोनों हम उनको लेते हैं। दोनों इसमें हो सकते हैं, लॉजिकल भी हो सकते हैं एंड थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं। सेकेंड कौन जो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन कौन से, जैसे हमने कहा ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, कोरिलेशन मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया एंड एथनोग्राफी। सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की। इसको अगर आप देखेंगे, मैंने MPC 005 का रिसर्च मेथड का जो मॉड्यूल की मैंने वीडियोस बनाई हैं वो इन पे हैं, उसमें भी ये था और काफ़ी डिटेल में था। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो। एग्जाम में आप जो अगर रिसर्च मेथड वाला जो ऑब्जर्वेशन मेथड है आप उसको भी लिख के आ सकते हैं। अगर ये आता है तो कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही है, क्योंकि वहाँ पे वो उन्होंने रिसर्च मेथड में दिखाया हुआ, यहाँ पे इन्होंने एडवांस सोशल साइकोलॉजी में दिखा रखा है, बात सेम है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके हम किसी चीज़ को, किसी के बिहेवियर को देखते हैं। ऑब्जर्वेशन इज द ओल्ड मेथड ऑफ सोशल साइकोलॉजी। मैनी राइटर्स हैव यूज्ड डिफरेंट टर्म्स एंड कैटेगरीज फॉर दिस मेथड लाइक सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन। ये कहा किसने, मॉर्गन किंग ने इनको क्या कहा, सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन के नाम से कहा। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किसने कहा, हिलगार्ड एंड एटकिंसन ने कहा। फेल्डमैन ने क्या कहा, इसको हैज़ इंक्लूडेड इन द फील्ड स्टडी। फील्ड का मतलब क्या, आपको उस जगह पर जाके काम करना है, ऑब्जर्व करना है। अब इन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन इज टू सिंपली ऑब्जर्व द फिनोमिना अंडर स्टडी एज इट अकर नेचुरली। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि नेचुरल वे में उसको, क्योंकि कोई उसको लैब की जरूरत नहीं है, नेचुरल वे में उसको किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। ये हमारा क्या होता है ऑब्जर्वेशन। और इसमें कौन सा बिहेवियर हम करते हैं, ओवर्ट, ना कि कोवर्ट, जिसको जो दिखता है, जो विजिबल है। एंड दिस मेथड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन ओवर्ट बिहेवियर दैट द एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल। कैसे वो बिहेव करता है, कैसे उसके एक्शन जो कि विजिबल होते हैं, ओवर्ट होते हैं। द मेन प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इंक्लूड क्या, व्हाट टू ऑब्जर्व, कि हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हाउ टू फिक्स इट, जो ऑब्जर्वेशन को कैसे फिक्स करें, हाउ टू स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, क्या कैसे उसको स्ट्रक्चर करें, कैसे उसको फॉर्म में दें, व्हाट शुड बी द यूनिट्स, कौन सी यूनिट्स को हमने सोशल साइकोलॉजी जो रिसर्च है उससे कौन सी यूनिट्स को ऑब्जर्व करना है। तो कई सारे हमारे सामने क्वेश्चन होते हैं। तो कहते हैं कि इसके लिए क्या होता है, 2 स्टेजेस होती है, एक तो डिस्क्राइबिंग बिहेवियर एंड फ्रॉम डिस्क्रिप्शन टू कॉजेज। डिस्क्राइबिंग बिहेवियर में हम क्या करते हैं कि बिहेवियर क्या है, जो स्टिमुलस है, इसके लिए हम उनका हमारा रेस्पॉन्स क्या है उसको हम करते हैं कि बिहेवियर क्या है, उसको हम किस में करते हैं, डिस्क्राइबिंग बिहेवियर। जैसे हम कहते हैं दिस मेथड स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग दैट इज रेलिवेंट फॉर द रिसर्च। नेचुरल सेटिंग में हम जो है, हमें जो चाहिए होती है रिसर्च, उसको हम स्टडी करते हैं। द ऑब्जर्वेशन में बी यूज ऑन द क्वेश्चन लाइक व्हाट डू पीपल डू, कि लोग क्या करते हैं। कैन वेरियस बिहेवियर्स बी क्लासीफाइड इन सिस्टमेटिक वे, कि जो बिहेवियर क्या हम उनको सिस्टमेटिकली उनको जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। हाउ डू पीपल डिफर इन दैट वे, कैसे लोग का बिहेवियर आपस में एक दूसरे से अलग होता है। ये हमारे क्या है, बिहेवियर क्या है, क्यों है ऐसा, क्यों क्या है, क्यों उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, किस लिए वैसा बिहेवियर कर रहे हैं। फिर क्या, फ्रॉम डिस्क्राइबिंग टू कॉजेज, अब हमने डिस्क्राइब कर लिया उनके बारे में कि कैसे दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चन ऐसा व्हाट डू पीपल डू, लोग क्या करते हैं, ठीक है, उसको कैसे हमें सिस्टमेटिक वे में जो है अरेंज करना है। अब हम करते हैं उसके पीछे कारण क्या, द मेथड ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन टेल्स अस व्हाट डू पीपल डू, लोग क्या करते हैं, एंड हाउ डू दे डिफर, ये तो हमने कर लिया ऊपर कि कैसे दूसरे से डिफरेंट है। इट में ऑल्सो भी यूज टू फाइंड आउट द व्हाट कॉज द ऑब्जर्व बिहेवियर। अब यहाँ से ये जो लाइन है, इट में ऑल्सो be used to find out what caused the observed behavior। इसमें हम क्या करते हैं, फ्रॉम डिस्क्रिप्शन टू कॉजेज, इसमें हम उनका कारण देखते हैं कि ऐसा कारण क्यों है, ऐसा ये बिहेवियर जो कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। बट वन शुड टू बी कॉशियस इन इन्फेरिंग कॉजेज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एज ए बिहेवियर बिहेव, क्योंकि हम उसमें क्या होता है, हमें इसमें भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जो कारण होते हैं वो बहुत सारे होते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता। जैसे द फैक्ट दैट एन इवेंट कम्स बिफोर अनदर इवेंट डू नॉट शो दैट द फर्स्ट इवेंट इज द कॉज ऑफ द लेटर वन। कई बार क्या होता है, जो हमारा बिहेवियर होता है हमें यही नहीं पता चलता, जो हमारा जैसा हम एक्ट कर रहे हैं वो हमारा अब भी जो
इवेंट चल रही है, हम उसके कारण कर रहे हैं या पहले से ही कोई हमारे दिमाग में चल रहा है हम उसके बेस के ऊपर कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। एंड टू एस्टैब्लिश लाइकली कॉजेज ऑफ इवन सिंपल बिहेवियर ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वुड बी। सिंपल बिहेवियर के लिए भी हमें कुछ भी ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की जरूरत होगी। एंड फॉर मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ज़्यादा जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं, एस्टैब्लिशिंग लाइक कॉज इज़ मच मोर डिफिकल्ट। जैसे हमारे को किसी को डिप्रेशन है, जैसे ठीक है, किसी को जो है ऑटिज्म का केस है, हमें कुछ चीज़ों में या बच्चा कोई मेंटली रिटार्डेड है, तो उसके लिए हमें इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं उसके लिए हमारे को बहुत चीज़ों के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे जो कॉज हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, उनको ढूंढना वो करना पड़ता है। तो जस्ट टू फाइंड आउट द कोर्स ऑफ ए पर्टिकुलर बिहेवियर वी मस्ट लुक केयरफुली एट द रिजल्ट ऑफ मैनी ऑब्जर्वेशन नोटिंग द इफेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर फैक्टर। तो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, कैन बी रिलेटिवली इन, अब ये दो तरह से होता है, या इनफॉर्मल और अनस्ट्रक्चर्ड या फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड। इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है, जिसमें जो ऑब्जर्वर होता है उस कम्युनिटी में जाकर लोगों से मिलकर और तब वो इन्फॉर्मेशन लेता है अनस्ट्रक्चर्ड वे में। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, वो पूरा जो है एक फॉर्मल जो है जैसे नेचुरल सेटिंग में दिखेगा और उनके रेस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड कर लेगा, वो होता है हमारा फॉर्मल। अब इसको यहाँ से कर लेते हैं कि नेचर ऑफ रिसर्च सेटिंग ऑफ टॉपिक इंडिकेट्स दैट ऑब्जर्वेशन कंडक्टेड इन रिलेटिवली इनफॉर्मल और अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में क्या होता है, विद द रिसर्चर पोजिंग एज ए मेंबर ऑफ द ग्रुप बीइंग ऑब्जर्व। जिस ग्रुप को उसने ऑब्जर्व करना उसका खुद ही मेंबर बन जाता है। उन्होंने अब क्या किया है, एक एग्जाम्पल भी दे रखा है ऑफ रिसर्च एम्प्लॉइंग दिस मेथड इज फेस्टिंगर, रिकन एंड शेटर ने उन्हें स्टडी की थी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए ब्लैटेंट डिसकन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रांगली हेल्ड बिलीफ। जिसमें क्या होता है कि सोसाइटी में कल्चर के अंदर डिफरेंट तरह के बिलीफ्स होते हैं, जो ब्लैटेंट का मतलब होता है तो ऑब्वियस होते हैं, एकदम क्लियर होते हैं। उन बिलीफ को पता था उनको ये गलत है, उनको डिसकन्फर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया था, स्टडी की थी। द इन्वेस्टिगेटर्स आइडेंटिफाइड द रिलीजियस एक्ट विद प्रेडिक्टेड दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वुड बी डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड ऑन ए सर्टेन डेट। अब उन्होंने जो इन्वेस्टिगेटर थे ये थी, इन्होंने इस चीज़ को देखा कि जो एक रिलीजियस सेक्शन है जहाँ पे लोग ये मानते हैं कि आने वाला जो है एक फ्लड आएगी, उससे जो है सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बाय ज्वाइनिंग उन्होंने क्या है कि उसको उसमें ज्वाइन किया उस ग्रुप के अंदर जहाँ पे ये इस टाइप की प्रेडिक्शन थी ब्लैटेंट डिसकन्फर्मेशन करने के लिए। उन्होंने क्या किया, इस इन्फॉर्मेशन को जो है जो कि डिसकन्फर्म करनी थी, जो कि एकदम क्लियर थी, ऑब्वियस जो है इन्फॉर्मेशन थी, उसमें ज्वाइन किया। मेंबर्स ऑफ द रिसर्च टीम वर एबल टू ऑब्जर्व व्हाट हैपन व्हेन द प्रेडिक्टेड इवेंट्स फेल टू मैटेरियलाइज। अब जो उन्होंने देखा और उसको प्रूव किया कैसे जो प्रेडिक्टेड जो उन्होंने कहा था कि जो है फ्लड आने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसको फेल किया। दिस इज कॉल्ड द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कि वो जो गलत था उसको कैसे प्रूव किया कि गलत है। तो यानी क्या है, उन्होंने उसमें रह के देखा कि क्या ये सही है जो ये जो कह रहे हैं। तो ये इस टाइप के जिनमें वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं, ये क्या होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड एंड जिसके हम कुछ भी नहीं, और इनफॉर्मल, ठीक है, जहाँ पे हम खुद पार्टिसिपेट करते हैं। इन सच ऑब्जर्वेशन रिसर्चर पार्टिसिपेट इन द ऑनगोइंग एक्टिविटीज ऑफ द पीपल बीइंग ऑब्जर्व, ठीक है। जिस ग्रुप में एक्टिविटी चल रही होती है लोगों की, उनको खुद ही पार्टिसिपेट करके और क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, नोट करता है। फॉर्मल में क्या होता है, कैन बी यूज व्हेन इट इज पॉसिबल टू रिकॉर्ड एक्शन रेलेवेंट टू द रिसर्च क्वेश्चन विदाउट डिस्टर्बिंग द अक्रेंस ऑफ बिहेवियर। अब कोई ना वो पार्टिसिपेट कर रहा, बस वो अपने नोट कर रहा है उनका बिहेवियर एक नेचुरल सेटिंग के अंदर, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इन नॉन पार्टिसिपेंट, ये क्योंकि फॉर्मल मेथड है, नॉन पार्टिसिपेंट है, ऑब्जर्वर क्या करते हैं, रिकॉर्ड पीपल बिहेवियर को रिकॉर्ड कर लेते हैं बट डू नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेट, उसमें एक्टिविटेड नहीं करते, उसको पार्टिसिपेट नहीं करते। जो एक्टिविटीज होती हैं उनको ऑब्जर्व करके उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता था, most formal type of observation method is one in which the researcher uses a predetermined category system for scoring social behavior। तो इस टाइप से इन्होंने कहा है ये फ़र्क होता है दोनों में। अब उसके है एडवांटेजेस। इसमें क्या ऑब्जर्वेशन मेथड जो होते हैं उनके दो होते हैं एडवांटेज ओवर द सेल्फ रिपोर्ट मेथड। सेल्फ रिपोर्ट मेथड हमने किया था इन्वेंटिव, उससे ऊपर जो है ये मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसके दो जो है बेनिफिट्स हैं, दो एडवांटेजेस हैं। दे कैन ऑफन बी मेड विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचुरली अकरिंग बिहेवियर। इसमें क्या होता है, हम किसी को डिस्टर्ब किए बिना उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इवन वेयर पीपल नो, अगर कई बार लोग जानते भी हैं दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व, कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। एनेक्टिंग बिहेवियर में बी क्वाइट एनग्रॉसिंग, जो वो बिहेवियर दिखाते हैं, जो उनका चल रहा होता है बिहेवियर, वो क्या उनका मालूम हो भी आता तब भी वो क्या होता है, उसको और अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, उसको अच्छे से उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एनग्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, उसमें और ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व होकर, ताकि उनको मालूम भी हो जाता है कि उनका बिहेवियर जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, डिसएडवांटेज में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा बड़ा वो क्या है इसके अंदर,
कि जो ये कॉग्निटिव एबिलिटी यानी जो हमारा कोवर्ट बिहेवियर होता है हम उसको नहीं कर सकते। हम अपने आप भी इसके बारे में लिख सकते हैं कि किसी भी ओवर्ट बिहेवियर की हम बात करते हैं। नेवरदलेस देयर आर सम टाइम्स ऑफ बिहेवियर दैट आर इधर इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व डायरेक्टली, जैसे ओवर्ट की जगह कोवर्ट हो गया, तो इसको हम स्टडीज़ में नहीं कर सकते। और ना ही जो कि ये कॉग्निशंस होती हैं, कॉग्निशंस को उनको हम नहीं देख सकते। अब है कोरिलेशन मेथड, ये भी हमने जो है MPC 005 में किया था रिसर्च मेथड में। आप देखेंगे मेरी प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखे हैं सारे, ये आप यूनिट वाइज है, चैप्टर वाइज है, अच्छे से ब्लॉक वाइज है। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। कोरिलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जिसमें हम दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं। एक उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और दोनों में जितना ज़्यादा रिलेशन होगा, कोरिलेशन होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो है हमारा 1 की तरफ हम जाते हैं। जितना हम 1 की तरफ दोनों की वैल्यू जाती है उतना वो हाईली कोरिलेटेड होते हैं। जितनी वैल्यू कम होती है उतने में कोरिलेशन उनका कम होता है। नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कोरिलेटेड होते हैं। अगर ज़ीरो होता है इसका मतलब उनमें कोई भी कोरिलेशन नहीं होता। अब इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं कि इसमें क्या, कोरिलेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स सच दैट सिस्टमैटिक इंक्रीज और डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेरिएबल अकॉम्पनीड बाय सिस्टमैटिक इंक्रीज और डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर। दो वेरिएबल हैं, एक में बढ़ना कम होना, तो दोनों उसका एक वेरिएबल का बढ़ना या कम होने का दूसरे पे क्या इम्पैक्ट आता है, बढ़ता है या कम होता है, वो हमारा क्या होता है, कोरिलेशन। Correlation investigation try to determine what is the relationship among the variables of interest to the researcher, कि उनका वेरिएबल जो हम स्टडी कर रहे हैं उनका क्या आपस में क्या रिलेशनशिप है। द क्वेश्चन इज आस्क्ड एज समथिंग चेंजेस इन अमाउंट हाउ डू अदर्स वेरी। जैसे हम एक चीज़ का हम उसकी मात्रा को, क्वांटिटी को कम ज़्यादा करते हैं तो दूसरे की उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये हमारा क्या होता है, कोरिलेशन। A correlation study of the connection between income and happiness thus inquires whether more money is associated with greater happiness। ये क्या हो गया, अगर मनी बढ़ता है तो हैप्पीनेस को हम क्या कहते हैं, वही बढ़ेगी, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन। और लोअर अगर हैप्पीनेस कम हो जाती है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक चीज़ बढ़ती है दूसरी बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली कोरिलेटेड। एक चीज़ बढ़ती है दूसरी कम होती है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली कोरिलेटेड। अगर दोनों पे कोई इंपैक्ट नहीं होता एक का तो दूसरे पे, तो क्या हो जाएगा, जीरो कोरिलेशन। तो ये क्या है, फिर उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज असेस्ड मैथमेटिकली एंड इज एक्सप्रेस एज ए कोरिलेशन। इसमें कोएफिशिएंट कितना होता है, रेंजिंग फ्रॉम +1 to -1। जो ये क्या होता है, हाईली कोरिलेटेड है। +1 का मतलब हाईली कोरिलेटेड है पॉजिटिवली, -1 का मतलब क्या है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है। ये पॉजिटिव कोरिलेशन इंडिकेट्स दैट द स्कोर्स ऑन द टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जाते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या है, दैट स्कोर मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एक इंक्रीज होगा तो दूसरे का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जीरो का मतलब क्या है, कोई भी उनमें कोरिलेशन नहीं है। तो ये हमारा जो है मेनली क्या है, कोरिलेशन है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट ऑफ कोरिलेशन रिसर्च इज फाइंडिंग ए कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स डज नॉट इन एनी वे इम्प्लाई दैट टू आर लिंक कॉजली। अब इसमें ये नहीं मालूम होता कि कॉज को नहीं हम देखते कि क्यों बढ़ रहा है क्यों कम हो रहा है। अगर इनकम बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉप है यही है कि हम कॉजेज को नहीं देख सकते। इट मे बी डैट वन वेरिएबल कॉजेज आर चेंजेस इन द अदर बट इट इज जस्ट एज पॉसिबल डैट इट डज नॉट। ये हो सकता है कि एक वेरिएबल जो है कम ज़्यादा हो रहा है तो उसके कॉजेज भी चेंज हो रहे हो, लेकिन हम उसको नहीं देखते। इट इज इवन पॉसिबल दैट सम थर्ड अनमेजर्ड एंड प्रीवियसली अनकंसिडर्ड वेरिएबल्स कॉजिंग बोथ वेरिएबल्स टू इंक्रीज और डिक्रीज। ये भी हो सकता है कि उनके पीछे का कोई जो ऐसे कारण होंगे, कोई और थर्ड वेरिएबल होगा या कोई जिसको हम नहीं देखते, जिसको आप देखेंगे। तो हमने MPC 005 में रिसर्च मेथड में जिसको हमने एक्सटेंस वेरिएबल भी कहा है और कन्फाउंडिंग वेरिएबल भी कहा है, वो तो यहाँ पे इसको करने की जरूरत है। कहते हैं कि हम इस पर क्योंकि कारण नहीं देखते। वी कैन टेक द एग्जाम्पल, उसमें क्या कह रहे हैं, बिटवीन टेलीविजन वायलेंस एंड व्यूअर एग्रेशन। लोग जो वायलेंस को देख रहे हैं और एग्रेशन का उस पर इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो बिकॉज इन मोस्ट केसेज इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल एडल्ट व्यूअर्स टेलीविजन viewing habits, researchers must carry out correlation studies in which the aggressive content of television program viewed by an individual is compared with degree of aggressive behavior that person carries out। अब उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि हम इसका कारण तो देख नहीं रहे हैं, हमें ये देखना है जो टेलीविज़न देखते हैं उनकी जो हैबिट्स को हम देखना चाहते हैं कि उनका वायलेंस देख रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट देखना चाहते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कारण तो हम देख नहीं रहे हैं, तो हम दो ग्रुप बना के देखें। जो एक तो वो जो देख रहे हैं उनका इम्पैक्ट देख लें कि जो लोग टीवी देख रहे हैं, एक उनका देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं उनको करके, और फिर उन दोनों ग्रुप्स का कोरिलेट करके देखें कि क्या
जो है कितना इम्पैक्ट आ रहा है टीवी देखने का, किस ग्रुप पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये इस टाइप से उन्होंने कहा कि सपोज द रिजल्ट्स आर सपोर्टिव ऑफ द हाइपोथेसिस दैट हाई एग्रेसिव कंटेंट इज एसोसिएटेड विद हाई व्यूअर एग्रेशन, दैट लो एग्रेसिव कंटेंट इज एसोसिएटेड विद लो व्यूअर। इन्होंने क्या किया, हम क्या देख लेंगे कि अगर हाइपोथेसिस के बेस पे देखेंगे, अगर हाई एग्रेसिव कंटेंट देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या उनका जो है जिनका एग्रेसिव ज़्यादा हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा एग्रेशन उनमें ज़्यादा दिखेगा अगर वो ज़्यादा उस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हाईली कोरिलेटेड हो गया। और लो एग्रेसिव कंटेंट एसोसिएटेड विद लो, उसमें दो हमने क्योंकि दो ग्रुप बना दिए ना, एक तो ग्रुप वो जो देख रहा है उस टाइप का बिहेवियर दिखा रहा है, एक ग्रुप वो जो कि देख नहीं रहा और ना ही उसका बिहेवियर, तो एक में कंट्रोल कर दिए, एक में जो है उसको करके दोनों को कंपेयर करके फिर हम देखते हैं कि कितना जो है उनका इम्पैक्ट कितना आ रहा है, कितना दोनों आपस में कोरिलेटेड है। तो इस टाइप से है कि अब उन्होंने क्या कहा है कि मेनली ये कि इसकी ड्रॉबैक क्या होती है, इसके अंदर हम क्या कहते हैं, इट फॉलो देन ऑल्दो द यूज ऑफ कोरिलेशन टेक्निक अलाउज अस टू learn what associate exists between two values, it does not inform us about the causality, जिसमें हम कारणों के बारे में हम नहीं कर सकते, हमें कारण पता ही नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है, हम तो सिंपल उनका आपस में कोरिलेशन देख रहे हैं। However, there are some circumstances under which we could make reasonable inferences about the causal। अब कहते हैं इसके अलावा और भी तो मेथड हैं जिसमें हम causal डायरेक्शन को देख सकते हैं, बट द रिजल्ट्स में भी ओनली इन्फ्रेंसेस फॉर फ्रॉम कंक्लूसिव, लेकिन वो क्या होते हैं, उनके रिजल्ट्स होते हैं, उनके बेस पे हम उसको इन्फ्रेंस क्या होते हैं जिसमें हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन हम उनके वो सिर्फ क्या है, कंक्लूसिव है। वी हैव टू टर्न टू अदर मेथड। अब वो कहते हैं हमारे को दूसरे मेथड की भी हेल्प, जिसमें हम कॉजल रिलेशनशिप को देखते हैं, जैसे उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स होते हैं, जनरली द प्रेफर्ड मीन्स ऑफ डूइंग सच रिसर्च, स्टिल इंस्टेंसेस इन विच एक्सपेरिमेंट्स कैन नॉट बी कंडक्टेड कोरिलेशन में, जहाँ पे हम कोरिलेशन मेथड को यूज़ नहीं कर सकते या ऑब्जर्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पे हमारे को कॉजल रिलेशनशिप को देखना है, उसको हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड हम उसकी हेल्प से हम करते हैं। और ये जैसे आपने नीचे दे रखा है कोरिलेशन मेथड और एक्सपेरिमेंटल का दोनों का जो है डिफरेंस दे रखा है, ये भी एक दो बार मैंने देखा है एग्जाम में आया हुआ है, चाहे 2019 में भी आया हुआ है ये, तो आप इसको देखिएगा कि इसमें एट्रीब्यूट दिखा के इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोरिलेशन में दिखा रखा है ये वेरीज होता है नेचुरली, क्योंकि उसमें हम कोई भी कॉजल तो देख नहीं रहे हैं, नेचुरल में हम करते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल में रिसर्चर्स को कंट्रोल कर रहा है इस टाइप से। अनएम्बिगुअस कॉजलिटी में उसमें येस है, उसमें नो है। इसको जब आप आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सपेरिमेंटल मेथड कराऊंगी तो आपको एकदम ये क्लियर हो जाएगा।